हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चनेयर क्या होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्वेश्चनेयर के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चनेयर किस तरीके से फॉर्मुलेट की जाती है और क्वेश्चनेयर बनाते समय कौन से एसेंशियल चीज़ों को रिसर्चर को यहाँ पे माइंड में रखना पड़ता है। सबसे पहले क्वेश्चनेयर क्या होता है, तो क्वेश्चनेयर एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है या रिसर्च टूल है जिसके अंदर क्वेश्चंस का सेट होता है। मींस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट के पास से अपना डेटा कलेक्ट करता है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनेयर बोलते हैं। नाउ रिसर्च क्वेश्चनेयर जो है ये 1838 में स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इन्होंने डेवलप किया था। तभी से ये रिसर्च इंस्ट्रूमेंट या टूल जो है वो डेटा कलेक्शन के लिए रिसर्च में यूज किया जाता है। नाउ रिसर्च क्वेश्चनेयर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चनेयर क्लोज एंडेड होते हैं, कुछ ओपन एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि वहां पे ऑप्शंस दिए रहते हैं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, उसमें से कोई भी ऑप्शन रिस्पोंडेंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। और ओपन एंडेड के अंदर रिस्पोंडेंट जो है वो फ्रीली अपना जो भी ओपिनियन है वो वहां पे डिटेल में लिख सकते हैं। फिर बाद में रिसर्च क्वेश्चनर के थ्रू रिसर्चर यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करता है वो क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना, वेदर दे आर हाईली सेटिस्फाइड और लेस सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, इसको क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि व्हाट इज योर सैलरी, व्हाट इज योर एज, नंबर ऑफ इयर्स यू हैव बीन वर्किंग। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट किए जाते हैं उसको क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनर जो है क्लोज एंडेड भी हो सकता है, ओपन एंडेड भी हो सकता है। और इसके द्वारा हम लोग क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। नाउ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जो होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि नंबर्स कलेक्ट करने हैं कि उनकी सैलरी क्या है, एज क्या है, इनकम कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये सब क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाया जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जो होती है वो प्लान्ड होती है। प्लान्ड का मतलब क्या होता है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं वो पहले से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। यहाँ पे उनके डेफिनेट और कॉन्क्रीट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, कौन सा क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में पूछा जाएगा। हर एक चीज जो होती है यहाँ पे प्री डिसाइडेड होती है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एडवांस में ही प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि जब भी रिसर्चर जो है रिस्पोंडेंट के पास जाएगा उनको ये क्वेश्चन पूछेगा और उसके पास से वो डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो होता है वो प्री प्लान होता है, पहले से डिसाइड किए रहते हैं। और जब भी रिसर्चर रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछ के उनके पास से डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। दूसरा उसके अपोजिट होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। ना अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड आउट करना है, किसी का ओपिनियन जानना है, किसी का व्यू जानना है। तो उसके लिए ये अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यहाँ पे यूज किया जाता है। इस क्वेश्चनर में ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब क्या, जहां पे रिस्पोंडेंट जो है वो अपना रिस्पॉन्स खुद के वर्ड्स में वहां पे मेंशन कर सकता है। मतलब वो वहां पे पैराग्राफ वाइज आंसर देगा, उसको वहां पे कोई भी ऑप्शंस वगैरह नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर सपोज कंपनी ने उनको क्वेश्चन पूछा है कि आपको कंपनी के सर्विस के बारे में ओवरऑल क्या लगता है, तो वहां पे रिसर्चर अपने हिसाब से एक दो पैराग्राफ लिखेगा और अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो खुद के वर्ड्स में वहां पे मेंशन करेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब रिस्पोंडेंट यहाँ पे खुद के वर्ड्स में अपना रिस्पॉन्स देते हैं या पैराग्राफ फॉर्म में अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसके लिए रिसर्चर को यहाँ पे एक प्रॉपर करेक्ट आइडिया नहीं मिलती है। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि डेटा जो है प्रॉपर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनको रिस्पोंडेंट यहाँ पे एक्चुअली में क्या कहना चाहता है वो कभी कभी रिसर्चर जो है समझ नहीं पाते हैं। तो उसके वजह से वो डेटा को प्रोसेसिंग करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ना ये टाइप का क्वेश्चनर जो होता है वो इंटरव्यू के टाइम पे यूज किया जाता है। मतलब इंटरव्यू में क्या किया जाता है, ऑन द स्पॉट वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेम करते हैं। या फिर कुछ ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने अपने माइंड में सेट किए रहते हैं, वही वो क्वेश्चन जो होते हैं लोगों को पूछते हैं। और वहां पे जो भी रिसर्चर है वो हर एक चीज को नोट डाउन करके लेता है जो भी रिस्पोंडेंट उनको बताता है।
तो वो उनका एक डेटा शीट रेडी हो जाता है वहां पे। फिर बाद में होता है ऑनलाइन क्वेश्चनर। तो आजकल रिसर्चर जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चनर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ पे रिसर्चर क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू या दूसरे भी जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू यहाँ पे क्वेश्चनर जो है वो अपने रिस्पोंडेंट्स को भेज सकते हैं। जैसे आपको पता है सबको कि गूगल फॉर्म के ऊपर हम लोग क्वेश्चनर बना सकते हैं और उसका लिंक जनरेट करके हम लोग अलग अलग सोशल मीडियाज के ऊपर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और वहां से उन लोगों के पास से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ना। ऑनलाइन क्वेश्चनर जो होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और टाइम एफिशिएंट भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेशनरी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लस यहाँ पे रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करने के लिए कहीं पे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑनलाइन क्वेश्चनर का ये है कि रिस्पोंडेंट जो है वो अपने लेजर के हिसाब से यहाँ पे आंसर्स दे सकता है। मतलब जब भी उनको टाइम मिलेगा तभी जाके वो लोग यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चनर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज फिजिकली हम लोग किसी के पास क्वेश्चनर लेके जाएंगे, तो वो पर्सन अगर सपोज काम में रहेगा और हम लोग उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी वजह से शायद तक वो पर्सन इरिटेट हो सकता है या हमको प्रॉपर डेटा नहीं दे सकता है। पर अगर हमने उसको ऑनलाइन क्वेश्चनर दिया और उसको बोला कि आप मुझे ये क्वेश्चनर जो है वो आज के दिन में भर के दे दो, तो दिन भर में जब भी वो रिस्पोंडेंट फ्री रहेगा वो आराम से वो क्वेश्चनर को पढ़ के प्रॉपर रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकता है ना। रिस्पोंडेंट यहाँ पे अपने लेजर के हिसाब से या अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चनर फिलअप करता है। उसके ऊपर यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है कि उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है। इसकी वजह से वो अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं और ये रिस्पॉन्स जो होता है काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम लोग उसके पास जाएंगे तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है और फिर वो बराबर क्वेश्चनर यहाँ पे भरते नहीं है। बट यहाँ पे आप उनको सफिशिएंट टाइम दे रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो और वो अपने टाइम के हिसाब से क्वेश्चनर भरेंगे तो हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ के उसके हिसाब से वो आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग जब भी किसी के साथ क्वेश्चनर ऑनलाइन शेयर करते हैं तो काफी सारे लोग उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बार बार रिमाइंडर देने पड़ सकते हैं ताकि जो भी रिस्पोंडेंट है वो आंसर भर के टाइम पे हम लोग को भेज सके। नेक्स्ट है टेलीफोनिक क्वेश्चनर। तो नाम से यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जो रिसर्चर होते हैं वो रिस्पोंडेंट को कॉल करते हैं और कॉल के ऊपर वो उनको क्वेश्चन पूछ के डेटा कलेक्ट करते हैं ना। यहाँ पे रिसर्चर को क्विक रिस्पॉन्स मिल सकता है बिकॉज फोन के ऊपर यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। पर काफी बार ऐसा होता है कि कुछ रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो फोन के ऊपर डेटा देने के लिए हेजिटेट होते हैं या उनके लिए वो इंफॉर्मेशन शेयर करना कंफर्टेबल नहीं होता है ना। ऑब्वियसली ऑनलाइन क्वेश्चनर के कंपेयर में ये जो टेलीफोनिक क्वेश्चनर होता है यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज यहाँ पे टेलीफोन के जो कॉल चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसिव मेथड कहा जा सकता है। और रिसर्चर जो है यहाँ पे फोन के ऊपर ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉल अटेंड नहीं करते हैं या उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है और इसके वजह से यहाँ पे ज्यादा डेटा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिफ्थ है इन हाउस क्वेश्चनर। ना इन हाउस क्वेश्चनर में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो रिस्पोंडेंट के या तो घर पे या उनके वर्क प्लेस में जाते हैं, मतलब उनके ऑफिस में जाते हैं और वहां पे उनको क्वेश्चन पूछ के उनके पास से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं ना। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि जो भी रिस्पोंडेंट है वो कंफर्टेबल और नेचुरल एनवायरनमेंट में है, मतलब वो अपने घर में या अपने ऑफिस में एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं और वहां पे रिसर्चर जो उनके पास से प्रॉपरली डेटा कलेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि अगर सपोज हम लोग ने रिस्पोंडेंट को किसी पर्टिकुलर जगह पे बुलाया और वहां पे हम लोग उनको क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद तक वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल होके हमको आंसर्स नहीं देंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज यहाँ पे हम लोग को ट्रैवलिंग करना पड़ता है, प्लस यहाँ पे पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है और ये स्लो भी है बिकॉज एट ए टाइम हम लोग बहुत सारे लोगों को नहीं मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिलने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसकी वजह से ये मेथड जो होता है बहुत ही स्लो होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज मेल क्वेश्चनर। नाउ ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चनर है ये ऑब्सोलेट होते जा रहा है। ऑब्सोलेट का मतलब क्या है, पुराना होते जा रहा है। लेकिन आजकल कुछ लोग जो है इसको भी यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन पर्पस के लिए ना। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो फिजिकल क्वेश्चनर पोस्ट के थ्रू रिस्पोंडेंट को भेजता है और रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग वो क्वेश्चनर को भर के वापस से रिसर्चर को भेज दें ना। यहाँ पे भी क्या है कि रिसर्चर जो है वो अपने टाइम के हिसाब से वो क्वेश्चनर को पढ़ के उसके अंदर वो आंसर फिलअप कर सकता है। यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं दिया जा रहा है कि इमीडिएटली वो क्वेश्चनर को भर के अभी के अभी हमको वापस कर दे।
तो अपने हिसाब से यहाँ पे रिसर्चर जो है वो क्वेश्चनर के आंसर्स फिलअप कर सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज यहाँ पे पोस्ट के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और ये चार्जेस जो होते हैं टू वे होते हैं, मतलब यहाँ से भेजने का और वहां से वापस रिस्पोंडेंट जब हम लोग को वो क्वेश्चनर भरेगा तो उसके भी चार्जेस जो होते हैं वो रिसर्चर ने पे किए रहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चनर का टाइप जो थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, बिकॉज यहाँ से रिसर्चर क्वेश्चनर जो है वो पोस्ट करेगा, उसके बाद में रिस्पोंडेंट जो है अपने टाइम के हिसाब से वो क्वेश्चनर को फिलअप करेगा और फिर बाद में वापस से वो उसको रिसर्चर को भेजेगा, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और यहाँ पे एक रिस्क भी हो सकता है कि काफी बार हम लोग क्वेश्चनर जो होता है रिस्पोंडेंट को भेजते हैं, लेकिन वो हम लोग को क्वेश्चनर जो फिलअप करके वापस से भेजते नहीं है। सो ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चनर्स थे। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इमेजेस लिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग क्वेश्चनर के अंदर पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है हम लोग देखते हैं ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है जहाँ पे रिस्पोंडेंट अपना ओपिनियन जो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने ही वर्ड्स होने चाहिए, यहाँ पे टिक करना है, ऐसा कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उनको जितना चाहिए उतना बड़े पैराग्राफ में वो लोग अपना ओपिनियन जो वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो फ्रीली अपना ओपिनियन जो एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है आंसर देने का कि यहाँ पे ही टिक करना है या एक ही बार टिक करना है वगैरह, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। रिस्पोंडेंट को जितना चाहिए उतना वो वहां पे अपना ओपिनियन मेंशन कर सकता है या लिख सकता है। दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नाउ क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे रिसर्चर जो उसको अपने आंसर देने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहां पे कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, वो ऑप्शन में से ही रिसर्चर को टिक करना रहता है। रिसर्चर वहां पे खुद का ओपिनियन जो है वो फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। ना यहाँ पे रिस्पोंडेंट को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रिस्पोंडेंट्स को 1 to 5 के स्केल में रेटिंग देना होता है। और ये जो रेटिंग होता है वो बताता है कि रिस्पोंडेंट के लिए क्वेश्चनर के अंदर का वो जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी रिस्पोंडेंट को हम लोग ने ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा या उनका एक्सपेक्टेशन पूछा ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं, वो फैक्टर्स को उनको क्या करना है 1 to 5 के बीच में रेटिंग देनी है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। प्राइस उसके बाद में अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। सेफ्टी यहाँ पे अगर उसके बाद में उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उनको क्या करना है 1 to 5 के बीच में रेटिंग देना है, पर यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। या दूसरा एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी बाहर डाइनिंग करते हैं या खाना खाने के लिए जाते हैं तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5 का मतलब क्या है लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो 1 to 5 के बीच में उनको यहाँ पे रेटिंग करना है। तो देखो सर्विस उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उसने उन्होंने 1 लिखा हुआ है। लोकेशन उनके लिए कम इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे 5 लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर के जो फैक्टर्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से 1 to 5 के बीच में रेटिंग जो होती है रिस्पोंडेंट को देनी पड़ती है, उसको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा है लाइकर्ट स्केल क्वेश्चन। नाउ लाइकर्ट स्केल क्वेश्चन जो होता है वो ये बताता है कि कस्टमर या पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक से कितना एग्री करता है या उससे वो कितना सेटिस्फाइड है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनको यहाँ पे लाइकर्ट स्केल पूछा हुआ है। इसको लाइकर्ट स्केल बोलते हैं। लाइकर्ट स्केल जो होता है 5 का भी हो सकता है 7 का भी हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन वो जो क्वेश्चन पूछा है उससे बहुत ज्यादा डिसअग्री है तो वो स्ट्रांगली डिसअग्री में टिक कर सकता है। थोड़ा सा डिसअग्री है तो वहां पे वो डिसअग्री में टिक कर सकता है। लेकिन उसको कंफ्यूजन है या क्लियर नहीं है तो न्यूट्रल के ऊपर क्लिक कर सकता है। और अगर सपोज वो जो फैक्टर है उससे वो एग्री करते हैं तो एग्री के ऊपर टिक करेंगे, और उससे बहुत ज्यादा वो एग्री करते हैं तो वहां पे वो स्ट्रांगली एग्री पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर उनका कैसा एग्रीमेंट है या उस चीज को वो कितना पसंद करते हैं उस हिसाब से वो लोग अप्रोप्रिएट कॉलम के अंदर टिक कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कस्टमर सर्विस का देखो लाइकर्ट स्केल दिया हुआ है। सर्विस कितना प्रॉम्प्टनेस है तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर उनको सर्विस बहुत ज्यादा पुअर लगती है तो वेरी पुअर,
थोड़ा सा पुअर लगता है तो पुअर, एवरेज लगता है तो एवरेज। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, ये लाइकर्ट स्केल दिया रहता है जो 5 या 7 फैक्टर्स का हो सकता है, और उसके हिसाब से यहाँ पे रिसर्चर जो है वो टिक कर सकता है। तो इसको लाइकर्ट स्केल क्वेश्चंस बोलते हैं। थर्ड वाला है डिकोटोमस क्वेश्चन। नाउ डिकोटोमस क्वेश्चन जो होते हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। नाउ डिकोटोमस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं, तो यस नो, ट्रू और फॉल्स, फेयर अनफेयर, एग्री डिसएग्री। तो इस तरीके से 2 ऑप्शंस होते हैं, और 2 ऑप्शन में से यहाँ पे रिसर्चर को एक सिलेक्ट करना होता है। जैसे व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल, वो एक टिक करेंगे। हैव यू प्लेड वीडियो गेम्स ऑन योर स्मार्टफोन, येस और नो। which platform do you prefer for playing video game online or computer। so यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, और 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होता है वो रिसर्चर को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वन इज बाइपोलर क्वेश्चंस। नाउ बाइपोलर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2 एक्सट्रीम आंसर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट एंड में होते हैं। रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनको एक 2 एक्सट्रीम एंड्स के बीच में कहीं ना कहीं पे टिक करना होता है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन। यहाँ पे एक एंड है एफिशिएंट, दूसरा एंड है इनएफिशिएंट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या किए, 2 बाइपोलर्स दिए हैं या एक्सट्रीम एंड्स दिए हैं, जहाँ पे एक साइड पे एफिशिएंट लिखा है, एक साइड पे इनएफिशिएंट लिखा है। तो जो भी रिसर्चर है वो उनके सर्विस के बारे में कहीं पे भी यहाँ पे टिक कर सकता है। यहाँ पे अगर टिक किया मतलब उनको सर्विस एफिशिएंट लग रहा है, यहाँ पे अगर टिक किया तो उनको वो सर्विस इनसफिशिएंट लग रहा है। सेम तरीके से फास्ट और स्लो, ये 2 यहाँ पे क्या किए, एक्सट्रीम एंड्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है, और रिसर्चर क्या कर सकता है, इसके बीच में कहीं पे भी टिक कर सकता है। तो यहाँ पे अगर टिक किया तो फास्ट, यहाँ पे अगर टिक किया तो स्लो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 2 एक्सट्रीम आंसर्स होते हैं, 2 एंड्स होते हैं, और उसके बीच में रिसर्चर को यहाँ पे टिक करना होता है। फिर बाद में है रेटिंग स्केल क्वेश्चंस। नाउ रेटिंग स्केल क्वेश्चन जो होते हैं इनको ऑर्डिनरी क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, जहां पे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए एक स्केल दिया रहता है, और वो स्केल जो होता है 1 to 100 के बीच में भी हो सकता है या 1 to 10 के बीच में हो सकता है। जनरली रिसर्चर जो है वो यहाँ पे 1 to 10 का स्केल यूज करते हैं, और रिस्पोंडेंट जो होते हैं 1 to 10 के बीच में उनको नंबर सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, how likely is it that you would recommend this company to a friend or the colleague। तो अगर सपोज वो अपने कलीग्स को और फ्रेंड्स को कंपनी की सर्विस रिकमेंड करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पर अगर सपोज वो नहीं रिकमेंड करना चाहते, उनको वो कंपनी की सर्विस नहीं अच्छी लगती है, तो वो यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सब को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो हमारे सर्विस से सेटिस्फाइड है या नहीं है करके। तो ऐसे ये स्केल दिया रहता है जिसके ऊपर 10 पॉइंट होते हैं, वो 10 पॉइंट के ऊपर जो भी रिस्पोंडेंट है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर लास्ट में होता है पिक्टोरियल क्वेश्चन। नो पिक्टोरियल क्वेश्चन जो होता है वो काफी इजी होता है और रिस्पोंडेंट को एनकरेज करता है आंसर देने के लिए। ये जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसा होता है, यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो होता है उनको क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर जो होता है वो इमेज के फॉर्म में होता है। रिस्पोंडेंट जो होते हैं उनको यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और वो लोग यहाँ पे इमीडिएटली वो पिक्चर जो होते हैं, इमेजेस जो होते हैं वो टिक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या कर रहा है, रिस्पोंडेंट को मोटिवेट कर रहा है आंसर करने के लिए, और पिक्चर्स वगैरह है इसके लिए वो रिस्पोंडेंट जो है वो ज्यादा मोटिवेट होता है और वो एक्यूरेट डेटा यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिसर्चर अपने क्वेश्चनेयर के अंदर पूछ सकता है, जहां पे ब्रॉडली हम लोग ने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो रिसर्चर क्वेश्चनर के अंदर पूछ सकता है। ये मेरे यूआरएल है जहां से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने इमेजेस लिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चनर। मतलब रिसर्च क्वेश्चनर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप जो होते हैं रिसर्चर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड। यहाँ पे जो भी रिसर्चर है उसको कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिफाइन करनी पड़ती है। उसके अंदर रिसर्चर को ये डिफाइन करना पड़ता है कि उसका हाइपोथेसिस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रिसर्चर को यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछने वो पता चलेंगे। तो हर एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्रॉपरली स्पेसिफाई करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम के हाइपोथेसिस क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे हाइपोथेसिस ये है कि प्राइस हाई होने की वजह से सेल जो है वो कम हो रहा है, तो रिसर्चर यहाँ पे प्राइस के बारे में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेगा। फिर दूसरा हाइपोथेसिस है कि प्रमोशनल एक्टिविटीज जो है वो इफेक्टिव नहीं है,
तो रिसर्चर यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस के बेसिस पे रिसर्चर जो है अपने क्वेश्चनर को डिजाइन कर सकता है, या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो अपने माइंड में सेट कर सकता है। सेम तरीके से ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी यहाँ पे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसर्चर प्रिपेयर कर सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग को हमारे कंपनी का सेल्स क्यों कम हो रहा है उसके प्रॉब्लम फाइंड आउट करने हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स का जो लिस्ट है वो रिसर्चर फाइंड आउट करेगा और उसके ऊपर वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो इसके लिए रिसर्चर को पहले हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, ताकि रिसर्चर अपने क्वेश्चनर के लिए क्वेश्चन डिजाइन कर पाए। दूसरा है डिफाइनिंग द टारगेट रिस्पोंडेंट। नाउ यहाँ पे रिसर्चर जो होता है उसको टारगेट रिस्पोंडेंट्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं जिनके पास से रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन है, जब भी रिसर्चर प्रिपेयर करता है तो उसको टारगेट रिस्पोंडेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज रिसर्चर जो है वो वर्किंग लोगों के पास से डेटा कलेक्ट करना चाहता है या सर्विसमैन से डेटा कलेक्ट करना चाहता है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस अलग होंगे। और अगर बिजनेसमैन से डेटा कलेक्ट करना चाहता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे हम लोग सर्विसमैन या जो भी वर्किंग लोग हैं उनको पूछ सकते हैं व्हाट इज योर मंथली सैलरी, और बिजनेसमैन जो है उनको हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज योर एनुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारे टारगेट रिस्पोंडेंट जो है उनके हिसाब से क्वेश्चन जो होंगे वो चेंज होंगे, तो रिसर्चर को यहाँ पे टारगेट रिस्पोंडेंट को डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट वाला है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग मेथड। मतलब जो भी क्वेश्चनर है उसके क्वेश्चंस हम लोग रिस्पोंडेंट को किस तरीके से पूछेंगे, उसके लिए कौन से अलग अलग टाइप के इंटरव्यू मेथड्स हम लोग यूज करेंगे। अगर सपोज पर्सनल इंटरव्यू है, ओके, जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच में, जैसे आप लोग ये इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे लेंदी, कॉम्प्लेक्स और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सपोज टेलीफोनिक इंटरव्यू है तो उसमें ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस और एकदम प्रिसाइज या ब्रीफ क्वेश्चन जो है हम लोग रिस्पोंडेंट को पूछ सकते हैं और उनके पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में अगर सपोज हम लोग क्वेश्चनर जो है वो पोस्ट के थ्रू रिस्पोंडेंट को भेजना चाहते हैं, तो उस केस में वो जो क्वेश्चनर होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। जहां जहां पॉसिबल है वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जिसकी वजह से रिसर्चर को पता चलेगा कि कौन सा डेटा किस तरीके से फिलअप करना है। जैसे इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तो वहां पे रिसर्चर जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेगा कि 1 to 5 के बीच में यहाँ पे इंपॉर्टेंस के हिसाब से रेटिंग देना है और कोई भी नंबर जो रिपीट नहीं होना चाहिए, ताकि जब भी वो क्वेश्चनर रिस्पोंडेंट फिलअप करेगा तो वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसके हिसाब से वो क्वेश्चनर को भरेगा। और अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चनर है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के आईडीज के ऊपर भेजे जाते हैं और उनको फिर वो आंसर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसर्चर को ये डिसाइड करना है कि कौन सा इंटरव्यू मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से क्वेश्चनर बनाया जा सकता है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सनल इंटरव्यू में लेंदी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो, टेलीफोनिक के लिए स्मॉल और सिंपल क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, और अगर पोस्ट के थ्रू क्वेश्चनर भेजा जा रहा है, मेल के थ्रू भेजा जा रहा है, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए वो क्वेश्चनर। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर भेजा जा रहा है तो वो प्रॉपर ईमेल आईडीज के ऊपर भेजना पड़ेगा, वहां पे भी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। बिकॉज जब भी वो पर्सन ईमेल ओपन करेगा और वो क्वेश्चनर को देखेगा तो उसको सारे इंस्ट्रक्शन जो वहां पे दिखने चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चनर को भरेगा ना। अब तक रिसर्चर ने उसको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्पेसिफाई किया, उनको कौन से टारगेट रिस्पोंडेंट चाहिए जिनके पास से डेटा कलेक्ट करना है वो भी स्पेसिफाई किया, प्लस किस तरीके से इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पे रिसर्चर ने डिफाइन किया। अभी रिसर्चर को रिस्पोंडेंट की जो इनएबिलिटी है या अनविलिंगनेस है आंसर देने के लिए, उसको ओवरकम करना है। मतलब क्या कि काफी बार क्या होता है कि रिस्पोंडेंट को जब हम लोग क्वेश्चनर देते हैं फिलअप करने के लिए, तो रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो मना कर देते हैं या वो भर नहीं पाते हैं। तो उसको रिसर्चर कैसे डील करेगा या किस तरीके से ओवरकम करेगा। नाउ जब भी रिसर्चर रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनर देता है या सपोज पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू उनको भेजता है, तो उनको ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि रिस्पोंडेंट जो है हरदम हम लोग को एक्यूरेट डेटा देंगे। कभी कभी वो डेटा जो होता है वो प्रॉपर नहीं भी हो सकता है। सो उस केस में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है उसको रिस्पोंडेंट की जो इनएबिलिटी है आंसर करने की, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके लिए रिसर्चर क्या कर सकता है कि जो भी क्वेश्चनर वो बना रहा है वो क्वेश्चनर एकदम सिंपल होना चाहिए, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि हर एक क्वेश्चन जो है वो रिस्पोंडेंट को अच्छे से समझ में आए और उसको वो प्रॉपरली आंसर कर पाए ना। काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चनर जो होता है सिंपल होता है, इजी लैंग्वेज में होता है,
फिर भी जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, या वो अनविलिंगनेस दिखाते, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो उस केस में रिसर्चर क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो डेटा देने के लिए क्यों रेडी नहीं है, या वो क्यों अनविलिंग है डेटा देने के लिए। ये रीजन जानने के बाद में रिसर्चर जो है वो अपने क्वेश्चंस को वापस से रिफ्रेम कर सकता है, ताकि वो अपने रिस्पोंडेंट जो है उनका अटेंशन रिटेन कर पाए। इन द सेंस कि यहाँ पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट को आंसर देने के लिए मोटिवेट करे। अगर सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो अगर हम लोग किसी को इनकम पूछते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन उसको आंसर नहीं करेगा। तो उस केस में रिसर्चर क्या कर सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेम कर सकता है। जैसे कि वहां पे हम लोग इनकम के ब्रैकेट दे सकते हैं, जैसे 10,000 टू 20,000, 21,000 टू 30,000। तो उस केस में वो रिस्पोंडेंट जो है वो प्रॉपर आंसर देगा। पर डायरेक्टली अगर हम लोग किसी को सैलरी पूछेंगे तो वो पर्सन वहां पे सैलरी का आंसर देगा नहीं। तो यहाँ पे रिसर्चर का अनविलिंगनेस या इनएबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और उसको रिसर्चर को ओवरकम करना है, ताकि रिस्पोंडेंट जो है वो रिसर्चर के क्वेश्चनर को प्रॉपर्ली आंसर करे। फिर नेक्स्ट स्टेप है डिसाइड ऑन द क्वेश्चन स्ट्रक्चर, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, या कौन से टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चनर के अंदर इंक्लूड करने हो, रिसर्चर को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। नाउ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे रिस्पोंडेंट फ्रीली अपना ओपिनियन जो है वो वहां पे समरी फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, या डिकोटोमस क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यस नो मेल फीमेल वगैरह। और वहां पे रिस्पोंडेंट को सिर्फ टिक मार्क करना है और अपना आंसर जो है वहां पे रिकॉर्ड करना है। देन डिटरमाइन द क्वेश्चन वर्डिंग। नाउ ये स्टेप के अंदर रिसर्चर जो है उसको अपने क्वेश्चन जो है उसकी वर्डिंग को एकदम इजी रखना है, ताकि रिसर्चर को जिस टाइप का डेटा कलेक्ट करना है वही टाइप का डेटा जो रिसर्चर प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए। क्योंकि काफी बार क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की वजह से रिस्पोंडेंट को उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो वो लोग फिर कहीं पे भी टिक कर देते हैं। तो प्रॉपर इजी वर्ड जो है वो क्वेश्चनर के अंदर यूज करने चाहिए। अगर सपोज क्वेश्चन जो है पुअरली लिखे हुए हैं, मतलब बराबर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, तो उस केस में जो रिस्पोंडेंट है वो रॉन्ग आंसर्स देंगे, या कभी कभी वो आंसर्स देने के लिए यहाँ पे रेडी भी नहीं हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस पूछने का भी एक तरीका होता है, प्रॉपर वर्ड जो होते हैं वहां पे यूज करने चाहिए। उसके लिए हम लोग इंग्लिश टीचर जो होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। दे कैन बेटर टेल अस कि कौन से वर्ड जो है कहाँ पे यूज हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्रॉपर वर्ड अगर हम लोग यूज नहीं करते तो उसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो है आंसर नहीं देते हैं, या वो नो रिस्पॉन्स करके लिख देते हैं, और उसमें फिर डेटा को हम लोग को एनालिसिस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉपर अगर रिस्पोंडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं, जैसे सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, एग्री है, एग्री नहीं है, तो उसमें से हम लोग डेटा को एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन इजीली कर सकेंगे। तो वर्डिंग जो है उसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए, ताकि क्वेश्चनर के अंदर के क्वेश्चन जो है उसको प्रॉपरली समझ में आए। फिर बाद में डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। नाउ रिसर्चर को यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चंस का प्रॉपर एक सीक्वेंस जो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर वो क्वेश्चंस को पूछना पड़ता है, जहाँ पे ओपनिंग क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओपनिंग क्वेश्चन मतलब क्या, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होने चाहिए, नॉन थ्रेटनिंग होने चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन की वजह से रिस्पोंडेंट को किसी भी तरीके का डर नहीं लगना चाहिए, और ये क्वेश्चन एकदम इजी होने चाहिए, जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो है वो उसके अंदर प्रॉपर इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो क्वेश्चनर के अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करेगा। जनरली ऐसे माना जाता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अगर हम लोग ओपनिंग क्वेश्चन के तौर पे यूज करते हैं या स्टार्टिंग के तौर पे यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लोग अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चनर जो फिलअप करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। तो हम लोग ये ट्राई करके देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो ओपन एंडेड पूछने का, जिसकी वजह से लोग जो है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी होते हैं, और हम लोग को हमारे रिसर्च का डेटा इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द फॉर्म एंड लेआउट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, या पोजिशनिंग, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है, स्पेसिंग, दो क्वेश्चन के बीच में कितना स्पेस है, ये सब जो होता है ये अगर प्रॉपरली क्वेश्चनर के अंदर होगा तो उसकी वजह से इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चनर जो होता है वो प्रॉपरली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, और हर एक पार्ट जो उसको प्रॉपरली नंबर दिए रहने चाहिए। अलग अलग ब्रांचेस के क्वेश्चन जो होते हैं उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट करने चाहिए। जैसे आप लोग ये यहाँ पे क्वेश्चनर देख रहे हो,
यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, किसी भी तरीके से क्लटर या किसी भी तरीके से यहाँ पे कंजेशन नहीं है, एकदम प्रॉपरली क्वेश्चन जो है एक एक पूछा गया है और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे प्रॉपर नंबर दिया हुआ है। इससे रिस्पोंडेंट को पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, उसके ऑप्शंस क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसके ऑप्शंस क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चनर जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को यहाँ पे नंबर्स देने हैं। या दूसरा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चनर जो होता है उसके अंदर लिखा रहता है कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देन सेटिस्फेक्शन लेवल, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम फेस, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चनर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उसके वजह से जो रिस्पोंडेंट है उसका एक प्रॉपर माइंड सेट होता है। जैसे प्रॉब्लम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम के रिलेटेड है तो यहाँ पे वो प्रॉपरली माइंड सेट के साथ आंसर देगा। अगर मिक्स क्वेश्चन होंगे, उनको प्रॉपरली पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए, तो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम का है, एक क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन लेवल का है, तो कभी कभी वो रिस्पोंडेंट को आंसर देने के लिए कंफ्यूज कर सकता है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर लेआउट के अंदर आपका क्वेश्चनर होना चाहिए। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का अपीयरेंस या लुक कैसा होना चाहिए? तो क्वेश्चनर को अच्छे क्वालिटी के पेपर के ऊपर या सुपीरियर क्वालिटी के पेपर के ऊपर रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जिसकी वजह से उसको एक प्रोफेशनल अपीयरेंस आ जाए। अगर सपोज क्वेश्चनर को किसी पुअर क्वालिटी के पेपर पे हमने रिप्रोड्यूस किया या प्रिंट किया, तो उसकी वजह से रिस्पोंडेंट को शायद ऐसे लग सकता है कि रिसर्चर को ये रिसर्च जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके वजह से वो वहां पे प्रॉपरली आंसर्स फीड नहीं करेंगे। अगर सपोज क्वेश्चनर बहुत ज्यादा लेंदी है और काफी सारे पेजेस उसके अंदर है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, रिसर्चर को वो क्वेश्चनर को ऐसे बुकलेट बना के वो रिस्पोंडेंट को देना चाहिए। क्योंकि अगर उसको स्टेपल करेंगे तो कभी कभी ऐसे होता है कि स्टेपल जो होता है वो निकल जाता है या फिर पेजेस जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए एक छोटा सा बुकलेट बना के हम लोग वो रिस्पोंडेंट को दे सकते हैं रिस्पॉन्स अपना रिकॉर्ड करने के लिए। और लास्ट स्टेप है प्री टेस्टिंग। नाउ क्वेश्चनर यूज करके एक्चुअली में डेटा कलेक्ट करने से पहले यहाँ पे छोटे से सैंपल साइज को लेके, जैसे 10 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं, उनको ये क्वेश्चनर दिया जाता है और उनको वो क्वेश्चनर फिलअप करने के लिए बोला जाता है और उनके पास से वो क्वेश्चनर का फीडबैक लिया जाता है। ये फीडबैक जो होता है वो क्वेश्चनर को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस क्वेश्चनर के अंदर कोई भी पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चनर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए या कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो प्रॉपर नहीं है तो उसको रीफ्रेम करने के लिए, या कोई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो ओवरलैपिंग है तो उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे प्री टेस्टिंग किया जाता है, ताकि हमारा क्वेश्चनर जो है वो कंप्लीट हो, प्रॉपर हो, और जब भी रिस्पोंडेंट उसके अंदर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेगा तो उनको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसके लिए प्री टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। नाउ क्वेश्चनर के अंदर क्या क्या चीजों को टेस्ट किया जाता है, तो क्वेश्चन का कंटेंट चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर है कि नहीं, मतलब प्रॉपर पैराग्राफ्स, नंबर्स वगैरह है कि नहीं, वर्डिंग हर एक क्वेश्चन की बराबर है कि नहीं, देन सीक्वेंस, कौन सा क्वेश्चन पहले लिखा है, कौन सा क्वेश्चन बाद में लिखा है, ये, फिर क्वेश्चनर का प्रॉपर फॉर्मेट लेआउट है कि नहीं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया कि उसके अंदर पैराग्राफ वगैरह है कि नहीं, और लास्ट में इंस्ट्रक्शन सब जगह पे दिए हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो फिर प्रॉपरली वो क्वेश्चनर जो है वो रिस्पोंडेंट फिलअप नहीं करेंगे। तो कहाँ पे टिक करना है, कहाँ पे नंबर्स लिखना है, किस तरीके से नंबर लिखना है, हर एक नंबर का मीनिंग क्या है, उसके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं क्वेश्चनर के अंदर क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए। उसके साथ साथ ये क्वेश्चनर का पर्पस क्या है वो भी वहां पे स्टार्टिंग में मेंशन करना चाहिए, ताकि लोग जो है वो बिना हेजिटेशन के वो क्वेश्चनर जो है फिलअप करेंगे। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चनर डिजाइन करने में। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के इमेजेस लिए हुए हैं। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चनर में, जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। एक क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले क्वेश्चनर जो है ब्रीफ और लिमिटेड होना चाहिए। मतलब जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है क्वेश्चनर के अंदर के, वो एकदम ब्रीफ और लिमिटेड होनी चाहिए। सिर्फ जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को वहां पे ऐड करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी कभी रिस्पोंडेंट्स को डिस्करेज करते हैं और जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो क्वेश्चनर को फिलअप नहीं करते हैं। दूसरा एसेंशियल है सिंपल एंड क्लियर। जितना हो सके उतना क्वेश्चनर के क्वेश्चन जो है वो सिंपल, क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए। उसकी क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है एकदम सिंपल होनी चाहिए, ताकि रिस्पोंडेंट को इजीली क्वेश्चन समझ में आए और वो फेयर तरीके से अपना आंसर जो उसके अंदर रिकॉर्ड करे।
देन कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो रिस्पोंडेंट को इरिटेट करते हैं और जिसके वजह से रिस्पोंडेंट जो है प्रॉपरली रिप्लाई करते नहीं है, अपना रिस्पॉन्स जो रिकॉर्ड करते नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। फिर बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, तो हो सके उतना लिमिटेड क्वेश्चंस पूछना है और उन लिमिटेड क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछना चाहिए जिसकी वजह से रिसर्चर को जितनी चाहिए वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाए। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो उसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो है रिस्पॉन्स देने के लिए मोटिवेट भी होते हैं और उसी के साथ साथ क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। स्टार्टिंग में जनरल इन्फॉर्मेशन और एंड में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से क्वेश्चनर का अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद में है टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जैसे हम लोग ने पहले भी देखा कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर रिस्पोंडेंट को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि कहाँ पे किस तरीके से टिक मार्क करना है और ज्यादातर क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है वो रिसर्चर यहाँ पे क्वेश्चनर में यूज कर सकते हैं। बहुत ही कम ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए क्योंकि ज्यादा अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं तो वो डेटा को प्रोसेसिंग करना, फिर एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को रिसर्चर जो है वो प्रॉपरली जजमेंट नहीं कर पाता है या उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो उस केस में हमारा जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो जितने हो सके उतने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं और दो तीन जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो क्वेश्चनर के अंदर पूछे जा सकते हैं। फिर बाद में अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनर, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि क्वेश्चनर के लिए जो पेपर यूज किया जाता है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए जिसकी वजह से एक प्रोफेशनल अपीयरेंस मिलता है क्वेश्चनर को। क्वेश्चनर अगर पुअर क्वालिटी के ऊपर हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे या उसके ऊपर प्रिंट करेंगे तो उसकी वजह से रिस्पोंडेंट को ऐसे लगेगा कि ये रिसर्च जो है वो रिसर्चर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो प्रॉपर वहां पे अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अगर सपोज क्वेश्चनर के अंदर बहुत सारे पेजेस है तो उसका एक प्रॉपर बुकलेट बना के वो बुकलेट जो है वो रिस्पोंडेंट को देने चाहिए, क्योंकि अगर ये पेजेस को हम लोग स्टेपल करेंगे तो उसकी वजह से वो अनस्टेपल हो सकते हैं और कभी कभी उसमें से पेपर जो है वो डिटैच हो सकते हैं और उसकी वजह से रिसर्चर को कंप्लीट क्वेश्चनर नहीं मिलता है। उसके बाद में प्री टेस्टिंग। नो, प्री टेस्टिंग के बारे में मैंने आप लोगों को स्टेप्स के अंदर बताया था कि प्री टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चनर है वो फाइनल करने से पहले और डेटा कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले रिसर्चर क्या करता है, स्मॉल सैंपल को सिलेक्ट करता है, उनके पास से 10-15 क्वेश्चनर जो होते हैं फिलअप करवा के लेते हैं और फिर उनका फीडबैक लिया जाता है कि उनको क्वेश्चनर किस तरीके से लगा और उससे फिर वो लोग क्या करते हैं क्वेश्चनर के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं और अगर सपोज कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चनर के अंदर तो उसको वो लोग वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चनर के अंदर क्या क्या चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, तो क्वेश्चन का कंटेंट, स्ट्रक्चर, वर्डिंग, सीक्वेंस, फॉर्म्स एंड लेआउट और इंस्ट्रक्शन, ये सब मैंने आप लोगों को स्टेप्स के क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चनर जो होता है उसके अंदर कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो। जो क्वेश्चंस को रिस्पोंडेंट इमीडिएटली रिप्लाई करेगा ऐसे क्वेश्चंस को ही वहां पे पूछना चाहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेमोरी के रिलेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब वहां पे रिस्पोंडेंट को कुछ अपनी मेमोरी यूज करनी है, कुछ कैलकुलेशंस करने हैं और फिर रिस्पॉन्स देना है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चनर के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन किस तरीके से फिलअप करना है उसके इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रिसर्चर ने लिखा है कि जो भी आपका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है उसको आप सर्कल करो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी रिस्पोंडेंट ये क्वेश्चनर फिलअप करेगा तो उसको जो भी रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट लग रहा है उसको वो सर्कल करेगा। नहीं तो फिर काफी बार क्या होता है कि वो टिक करते हैं और फिर वो टिक जो होता है प्रॉपर नहीं दिखता है और उसके वजह से फिर कंफ्यूजन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि रिस्पोंडेंट ने कौन से ऑप्शन को रिस्पॉन्स किया है या सिलेक्ट किया हुआ है। तो सर्कल करने के लिए यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है प्रॉपरली सर्कल करेगा और अपना रिस्पॉन्स जो रिकॉर्ड करेगा। और लास्ट में है सीक्रेसी इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे जब भी क्वेश्चनर हम लोग किसी को देते हैं तो क्वेश्चनर के अंदर ये लिखा रहना चाहिए कि ये जो क्वेश्चनर का डेटा है वो स्ट्रिक्टली रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। उससे क्या होता है कि रिस्पोंडेंट जो है उसको क्वेश्चनर फिलअप करने के लिए कॉन्फिडेंस आता है। ओके, तो इस तरीके से जब क्वेश्चनर बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ही ये सीक्रेसी इंफॉर्मेशन जो होती है क्वेश्चनर के अंदर फिलअप की जाती है। तो ये सारे एसेंशियल्स थे एक गुड क्वेश्चनियर के। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने ये क्वेश्चन के इमेजेस लिए हैं।
Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.